नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में बजट पेश किया गया वर्ष 2023-24 का। उसके बाद फाइनेंशियल बिल लाया गया, यानी कि वित्त विधेयक, जिसमें एंजल टैक्स के प्रावधानों में बदलाव की कुछ सिफारिशें की गई थी, कुछ बातें की गई थी। तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एंजल टैक्स में जो बदलाव की बात की गई है, उसके प्रावधानों को बदला गया है, उसका स्टार्टअप्स पे क्या असर पड़ेगा, क्या चेंजेस किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं एंजल टैक्स जो होता है उसका सीधा संबंध क्या होता है, स्टार्टअप से होता है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम आगे चलते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये एंजल निवेशक होते कौन हैं, ये कौन से ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिन्हें हम एंजल इन्वेस्टर कहेंगे। देखिए, जब भी कोई स्टार्टअप करता है, आप शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे अगर तो उसमें देखते होंगे कोई पर्सन आता है, अपने कंपनी का आइडिया पिच करता है और वहाँ जो जजेज होते हैं, यदि उनको उसका आइडिया पसंद आ गया तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ उसको फंडिंग देते हैं और उसके बदले में उसके कंपनी का कुछ इक्विटी ले लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ जो एंजल इन्वेस्टर है इसको फंड देगा जो स्टार्टअप्स कंपनी है और इसका जो कुछ इक्विटी है वो ले लेगा। इक्विटी कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%, 50%, वो दोनों के आपसी जो है तालमेल पे निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए कि मान लीजिए इस बंदे को, जिसने स्टार्टअप्स करना चाहा था, जो फर्म है, इसको फंडिंग नहीं मिल रहा था। ठीक है, जो बैंक से है, बैंक चूंकि ट्रस्ट नहीं करते रहती है कि इसका बिजनेस अच्छा होगा या नहीं होगा, तो इसमें निवेश करने से बैंक मान लीजिए बच रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऐसे लोग जिनका हाई नेट वर्थ जो है वो व्यक्तिगत रूप से ज्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, अपना पैसा इसको दे दिया। इसके देखा इन्होंने कि इसकी कंपनी ग्रो करेगी, अच्छा आइडिया है, तो फंडिंग दे करके कुछ इक्विटी ले लिया, यानी कि कुछ परसेंट का पार्टनर भी हो गए। अब यहाँ ये समझ लीजिए कि इन्होंने ना सिर्फ इसे पैसा दिया है बल्कि अपना जो है एक्सपीरियंस भी इसको दिया है। संभव है ये और भी कंपनी में फंडिंग किए होंगे, तो वहाँ जो उनकी टेक्नोलॉजी है, इनका जो एक्सपर्टीज है, इस सब का फायदा इसको मिलेगा। इसका जो मार्केट रिच है इन्वेस्टर का, इसका फायदा भी स्टार्टअप्स को मिलता है। तो ये ऐसे लोग होते हैं एंजल निवेशक जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने का काम भी करते हैं। तो इनका अनुभव और पूंजी ये सभी किसको मिल जाता है, जो स्टार्टअप्स करने वाले लोग होते हैं उनको मिलता है। तो एंजल निवेशक अब समझ गए आप। अब यहाँ पे बात आती है कि एंजल टैक्स है क्या, जिस पर इतनी बातें की जा रही है। फाइनेंस बिल में यह बताया गया है, कुछ सिफारिश की गई है कि इसमें के प्रावधानों में कुछ बदलाव किया गया है। तो देखते हैं कि एंजल टैक्स क्या होगा। देखिए, सबसे पहले जो है आयकर अधिनियम 1961 में इसकी बात की गई थी, धारा 56(2)(7)(b) के तहत। इसके तहत कुछ कहा गया था, कुछ प्रावधान लाए गए थे और कहा गया था कि कोई भी जो स्टार्टअप्स हो, ठीक है, स्टार्टअप्स द्वारा जुटाई गई धनराशि पर कर लगाया जाता है। ठीक है, यदि वो कंपनी के, यहाँ ध्यान रखना इस धनराशि को, यदि वो कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक हो, क्या ये धनराशि। इस बात का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए किसी स्टार्टअप्स ने यह घोषित किया कि उसका जो मार्केट वैल्यू है वह 100 करोड़ है, लेकिन जब इसको इन्वेस्टमेंट मिला, मार्केट में गया इन्वेस्टमेंट लेने के लिए फंडिंग, तो इसको फंडिंग जब मिला तो 120 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, तो यह 20 करोड़ क्या हुआ, इसको एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, जो बाजार मूल्य है उससे अधिक मिल गया, तो इस 20 करोड़ पर इसे टैक्स देना पड़ेगा, यह प्रावधान है। ठीक है, अब इसको लाया क्यों गया था, क्यों इसका प्रावधान किया गया था कि 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे फर्जी स्टार्टअप्स हो रहे हैं और इस माध्यम से क्या हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा है। उसमें इन्वेस्टमेंट फर्जी स्टार्टअप्स में लोग कर रहे हैं और जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी करने का काम चलाया जा रहा था। तो सरकार ने इस प्रावधान को कड़ाई से, सख्ती से लागू किया और देखा यह गया कि इसका फायदा भी सरकार को बहुत हद तक मिला है। अब जान लीजिए कि अभी जो नए नियम की बदलाव की बात की गई है फाइनेंशियल बिल में, वह क्या क्या होने वाला है, इसको समझ लीजिए। उससे पहले आप समझ लीजिए कि डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप्स क्या है, ये अभी ही बताया गया है, इसमें कुछ बदलाव किए गए। पहले क्या था कि जैसे भी कोई स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड होती है, जिस भी तारीख को, उसके 7 साल तक उसे स्टार्टअप्स माना जाएगा। उसका लिमिट ईयर जो रखा गया था 7 साल रखा गया था। ठीक है, लेकिन अब इसे बढ़ा करके इसका 10 साल कर दिया गया है। यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी जो है 2023 में एज ए स्टार्टअप जो है रजिस्टर्ड होती है, तो ये कब तक स्टार्टअप्स मानी जाएगी, 2033 तक। तो ऐसा क्यों होगा, देखिए
स्टार्टअप्स को बहुत सारे फायदे मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, टैक्स में छूट मिलता है, बहुत सारे और टेक्नोलॉजी वगैरह सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। तो यानी कि यहाँ क्या होगा कि 10 साल तक इस स्टार्टअप्स को उन सभी प्रावधानों के, सरकार के उन सभी रूल रेगुलेशन का फायदा मिलेगा। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। अब दूसरा समझ लीजिए कि पहले के नियम के अनुसार क्या था कि एंजल टैक्स से छूट जो था 25 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर पर दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक छूट दे दिया गया है। यानी कि अगर 100 करोड़ जो है आपका टर्नओवर आता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको टैक्स से छूट दिया जाएगा। पहले 25 करोड़ ही था, ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। आगे और क्या है इसको समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात की गई है। इन्वेस्टमेंट लिमिट में क्या है कि 25 करोड़ तक शेयर जो है अब इशूड किया जा सकता है इन्वेस्टर को स्टार्टअप्स के द्वारा। पहले जो इसका लिमिट था वह 10 करोड़ का ही था। तो अब ये तो यहाँ आपको फायदा दिख रहा होगा, यहाँ जो बदलाव जितने भी हुए हैं फायदे हैं यहाँ पे। और स्टार्टअप्स को अपने शेयरों का उचित बाजार मूल्य जो है प्रस्तुत करने की अब आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आपको कुछ फायदे नजर आएंगे, लेकिन फिर इससे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं, ऐसी क्या बातें हुई है जिस पर ये बातें चल पड़ी है कि जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि सरकार जो नई सिफारिश की है उसको लेकर के स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले कहा गया कि जटिल प्रक्रिया बताया गया है। बजट से ठीक पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जारी किया गया था, उसमें एंजल टैक्स को लेकर के सिफारिश की गई थी। सिफारिश ये की गई थी कि इसकी जो प्रक्रिया है उसे आप सरल बनाइए। दूसरी बात, जो एंजल टैक्स और ये स्टार्टअप्स के रास्ते में जो बाधा आ रहा है, ठीक है, उसे आप दूर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब बजट आता है तो बजट में ये देखा गया कि यह प्रक्रिया आसान बनने के बजाय और जटिल हो गया है। जटिल ऐसे भी हो गया कि अब कहा गया कि जो विदेशी निवेशक हैं, जो फॉरेन से लोग फंडिंग कर रहे हैं इंडिया के स्टार्टअप्स में, उस पर भी अब एंजल टैक्स लागू होगा, उन्हें भी एंजल टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है या निवेशक हैं, वो भारतीय स्टार्टअप्स में पैसा लगाना चाह रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, तो उनसे कहा गया क्या कि आप अपना ऑफिस जो है वो इंडिया में ओपन कीजिए। अब यही एक मुद्दा सामने फिर से आ गया है कि भारत के जो स्टार्टअप्स हैं उनको अधिक से अधिक रुपया जो है विदेश से ही आता है, उनकी फंडिंग। अब जब उसको आसान करना था, एक तो आपने उस पर टैक्स लगा दिया एंजल टैक्स, अब दोबारा आप कह रहे हैं कि आप अपना ऑफिस भी खोलिए। हालांकि भारत सरकार की यहाँ मंशा क्या है कि जो स्टार्टअप्स का जो यहाँ इकोसिस्टम है वो अच्छा होगा, भारत में इनका ऑफिस यहाँ लगेगा। लेकिन क्या अब मुद्दा ये हुआ है कि ये कंपनियां, ये निवेशक क्या अपना ऑफिस यहाँ लगाएंगे? संभव है ये स्टार्टअप्स को कहे कि भाई आप जो है अपना ऑफिस लेकर के चलिए यूएस में, अगर यूएस के हैं, यूके है या जहाँ भी, वो कह सकते हैं कि आप विदेश में ही लगाइए। यदि ये स्टार्टअप्स अपना ऑफिस विदेश में लगाते हैं तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पर हमारा अधिकार नहीं रह जाएगा, ये बाहर चले जाएंगे। अब दूसरी बात यहाँ समझना है, जो फंडिंग मिलता है ना इंडिया के स्टार्टअप्स को, उसमें ज़्यादातर फंडिंग जो है विदेशी निवेशक से मिलता है। तो यहाँ ज़रूरत यह था कि विदेशी निवेशकों के लिए राह आसान किया जाना चाहिए था इस टैक्स में, एंजल टैक्स को लेकर के, लेकिन और इसे कठिन कर दिया गया। तो अब संभव है कि इसमें फंडिंग और गिर जाए। एक आंकड़ा यदि आपको मैं बताऊं तो 2022 में वैसे भी 33% कम निवेश हुआ था स्टार्टअप्स को, भारतीय स्टार्टअप्स को। तो ये देखा जा रहा है कि अगर भारत सरकार जो है कर सुगमता नहीं लाती है तो और भी इसमें फंडिंग में कमी आ सकता है। आप जानते हैं अभी तक भारत में कितने 108 यूनिकॉर्न बन चुके हैं, ठीक है, ये स्टार्टअप्स आ गए हैं, और इसमें जो है विदेशी इन्वेस्टमेंट का काफी बड़ा हाथ रहा, रोल रहा है। लेकिन अब अगर ये प्रावधान होता है तो जो फॉरेन के जो फंडिंग है वह अपना हाथ खींच लेंगे, तब भारत का जो ये स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम है क्या वाकई ही चल पाएगा? तब यहाँ मुद्दा उठ के अब ये आता है, यदि हम निष्कर्ष तक पहुंचे तो यह आता है कि सरकार को फिर क्या करना चाहिए। देखिए, यह जो कठोर कर प्रणाली की व्यवस्था लाई है स्टार्टअप्स के लिए सरकार को फिर से उस पर एक बार विचार विमर्श करना चाहिए, एक्सपर्ट से बात कर लें, ताकि जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम अभी भारत में बहुत तेजी से बन रहा है वह प्रभावित ना हो। दूसरी तरफ जो वित्त विधेयक अभी लाया गया है उस पर बात की गई है, उस पर ठीक से विचार विमर्श कर लें उसे लागू कराने से पहले, ताकि स्टार्टअप्स को क्षति ना पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।